सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त बहुत सी खबरें हैं जो पाकिस्तान में डिस्कस हो रही हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि क्या मामला है, उसकी हकीकत क्या है। उनमें एक बहुत बड़ी खबर साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से है कि वो बैरून मुल्क हैं, वो वापस अभी तक नहीं आए हैं। उनका इलाज मुआलजा कहाँ पर है, मतलब किस स्टेज पर है। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपोजिशन की है मुल्क में, वो वापस आएँ, क्योंकि जिस तरह से हुकूमत पर तनकीद हो रही है कि हुकूमत महंगाई को बढ़ा रही है, बेरोज़गारी को बढ़ा रही है, बेहतर काम नहीं करी, लेकिन अपोजिशन मुत्तहिद नहीं है। अपोजिशन इस हवाले से एक आवाज़ बनकर आवाम की क्यों नहीं उठ रही है, तो इस पर सवाल होता है। तो कहा जाता है कि अपोजिशन लीडर इस वक्त मौजूद नहीं है, अपोजिशन स्कैटर्ड है, वो इकट्ठी नहीं है। तो क्या वजूहात हैं कि क्या मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त बाहर हैं, उनका आना मुमकिन नहीं है, उनका आना क्या मुश्किल है, और अगर वो आते हैं तो क्या तरीक़ाकार होता है। पिछले दिनों में आपने खबर 2 दिन पहले सुनी कि एक साहब जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए आए थे। बड़ा उन्होंने अपने आप को कैमोफ्लेज किया हुआ था। उसके बाद वो आने के बाद वो अकबी दरवाजे से भी निकल गए। उसके बाद बड़ी चहमगोइयाँ होने रही थी कि ये क्या मामला है, किसी किस्म की कोई अब पाकिस्तान मुस्लिम नून तो नहीं कोई डील करने जा रही है किसी के साथ। तो आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी जाफर इकबाल साहब, मुस्लिम नून के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। सर, ये क्या मामला है? ये खुफिया सी मुलाकातें भी हो रही हैं और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की वापसी की अभी तक कोई हतमी तारीख भी नहीं आ रही। ये हो क्या रहा है आपकी जमात में सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुदस्सर इकबाल साहब। बड़ी बड़ी ख़बरों का आपने जिक्र किया और बहुत बड़ी ख़बरें आप बीच में से निकाल गए। बहरहाल जो आपके नज़दीक बड़ी हैं आपने वही पेश करनी थी और मैं हाज़िर हूँ उसके जवाब के लिए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की सेहत कैसी है और उनका इलाज कहाँ हो रहा है। सेहत उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट हुकूमत पंजाब और पाकिस्तान ने जब कहा तो हमने वो मंगवा के बरतानिया के डॉक्टर्स की और जमा करवा दी, और अगर दोबारा भी हुकूमत को ज़रूरत हो तो हम वो जमा कराने के लिए हाजिर हैं और तैयार हैं। उनके 2 प्रोसीजर होने हैं, एक उनका हार्ट का है और दूसरा भी हार्ट ही के मुतलका जो शरियाने खून मुहैया करती हैं आपके सर को, दिमाग को, ब्रेन को, वहाँ पे कोई एक छोटा सा प्रोसीजर होना है। और जहाँ तक प्लेटलेट्स वाला है वो भी संभल नहीं रहे और ये उनके अंदर मौजूद है, जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके अंदर भी। अपोजिशन लीडर नहीं है, कब वापस आएंगे? मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर हैं, वो बरतानिया में हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इलाज के सिलसिले में उन्हें वहाँ रुकना पड़ रहा है, और यकीनन जो एक ताल्लुक़ भाई का और मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो आपस में ताल्लुक़, जिस तरह सारे भाइयों का बहरहाल ऐसा ही है हमारे मुआशरे के अंदर, हो ऐसा ही हो, लेकिन वो बड़ा एक मिसाली सा है। और इस क्रिटिकल सूरत हाल में उनके नज़दीक मुनासिब नहीं, जबकि मरियम नवाज़ साहिबा को भी इजाज़त नहीं मिली कि वो जाके अपने वालिद की तीमारदारी और इस इलाज के दौरान उनके साथ जो है वो रह सकें, तो वहाँ पर मुकीम है। रही बात कि अपोजिशन यकजा नहीं है और अपोजिशन अवाम की आवाज़ नहीं बन रही। अपोजिशन बिल्कुल अवाम की आवाज़ है। हर पार्टी अपने मंशूर के तहत, अपने प्रोग्राम के तहत, अपने ही जो हिकमत अमली है उसके तहत चलती है और चल रही है। मुस्लिम लीग नून भी कोई एक ऐवान ऐसा बता दें, सेनेट की बात करें, कौमी असम्बली की बात करें, सूबाई असम्बलियों की बात करें, या आप मीडिया की, अभी आपके इस चैनल पे मैं मौजूद हूँ, मियाँ नवाज शरीफ की आवाज़, मैं मौजूद हूँ मरियम नवाज़ की आवाज़, मैं मौजूद हूँ हमजा शहबाज साहब की आवाज़, मैं मौजूद हूँ मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की आवाज़, और इन सब से बढ़ के मैं मौजूद हूँ आम आदमी की आवाज़। और बाकी मेरा ख्याल नहीं होंगे, कहीं ताख़ीर से शायद पहुँचें PTI के साहिबान जो हुकूमत हैं और हुकूमती ऐवानों की आवाज़ हैं, तो आवाज़ कहीं पे आपको मदम नहीं नज़र आएगी। बख्तरबंद गाड़ी के अंदर बैठ के तशरीफ़ लाते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनके अल्फाज, उनकी आवाज़ पूरे पाकिस्तान में सबसे ऊंची, बुलंद और पायदार और तवाना है। इसी तरह बख्तरबंद गाड़ियों में
और पुलिस के पहरों में लाए जाते हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब, उनकी आवाज़ भी आपने कभी अगर धीमी सुनी हो, उनका लहजा कमज़ोर सुना हो, पब्लिक इश्यूज़ से लेके सियासी इश्यूज़ पे कभी गुफ्तगू काम की हो, और फिर राना सनाउल्लाह साहब की बात लीजिए, कितने महीने गुजारे जेल के अंदर और कैसे गुजारे वो शायद अभी नहीं बताएंगे, किसी मुनासिब वक्त पे वो ज़रूर बोलेंगे और बताएंगे। गिरफ्तारी से लेके ज़मानत तक का वक्त कैसे गुजरा, जरा उनके लहजे में, उनकी आवाज़ में, ये उनके सियासी मौक़िफ़ में। पाबंदे सलासिल हैं, ये आपके जो रहनुमा हैं, ये पाबंदे सलासिल हैं, मुख्तलिफ केसेस हैं, कोई नैब का है, किसी और का है, कुछ चीज़ें हैं, वो तमाम तर चीज़ें हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जिस तरह से एक मूव बनाई गई थी आप अपोजिशन की जानिब से सेनेट में, तो अपोजिशन क्या मंशूर पर मुनकसिम हुई कि वोट पूरे नहीं कर पाए आप, वो सेनेट का वो जो करना था अचीव टारगेट वो नहीं कर। और मौजू की तरफ जा रहे हैं, अब आप एक मौजू और की तरफ जा रहे हैं। पहले आपने ये कहा कि आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, ख्वाजा आसिफ साहब को बोलते सुना आपने ईवान के अंदर, आपने मुशाहिदुल्लाह खान साहब को सर ये आवाजें होंगी। चलें मैं इसी मौजू पे रह के इसी मौजू पे रह के आपको इसी तरह से सवाल कर लेता हूं कि आप ये सवाल मुशाहिदुल्लाह खान साहब हों, राजा जफरुल्लाह साहब हों, ख्वाजा आसिफ साहब हों, या शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों, राना सनाउल्लाह साहब हों, या ख्वाजा साद रफीक साहब, ये तमाम तरह आवाजें, या चौधरी जाफर इकबाल साहब बैठ के टेलीविजन स्क्रीन पर भी वो भी आवाज हो गई। लेकिन सर कहने का मकसद ये है कि इन आवाजों का अब असर क्या हो रहा है? ये आवाजें सिर्फ आवाज तक हैं या गरीब आदमी की जो आप बात करते हैं उसका असर? चलिए मैं यूं सवाल कर लेता हूं। मुदस्सर इकबाल साहब, बात करने वाले के जिम्मे नहीं कि कोई उसकी बात का असर कितना लेता है, असर लेने वाले कौन है? ऑपोजिशन अपना मौकफ बयान करती है और वुज़रा की कुर्सियां जो कि अक्सर खाली होती हैं, और जनाब असर उन्होंने लेना है। और उनकी अगर बात करूं तो सानिया साहिवाल से लेके और आज आटे और चीनी के बहरान तक, वो सिवाय टीवी टिकर्स के ऐसे हो जाएगा, कर देंगे। अभी हफ्ता पहले जनाब वज़ीर आज़म ने कहा कि चीज़ों की कीमतें 20% कम कर दें, मैं महंगाई नहीं होने दूंगा। आप बताइए कि पिछले 7-8 दिनों में किसी एक चीज़ का नाम लें जो कम हुई हो। मेरा और आपका काम आवाज़ पहुंचाना है, असर किसने लेना है? तो सर मैं यहाँ पर एक ज़िम्नन सवाल यहाँ पर चौधरी साहब कि अगर आप कह रहे हैं कि आवाज़ उठाई जा रही है, तो चौधरी साहब आवाज़ें अगर सारी की सारी तवाना आवाज़ें हैं लेकिन उनका असर नहीं है, तो तवाना आवाज़ों का मेरा सवाल यही था कि ये सबका इकट्ठा होना क्या मुमकिन नहीं है कि बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब ओपोजिशन की बात आप करें, दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखें, बिलावल भुट्टो साहब हों या मुस्लिम लीग नून हो या मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, इमरान खान साहब और उनकी पार्टी और उनके लोगों के अलावा बाकी सब लोग एक चीज़ जो है वो उसे बहुत बुनियादी समझते हैं कि हमने कोई काम ऐसा नहीं करना जो आईने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो। हम किसी धोंध से, किसी धांधली से, किसी ज़ोर से, किसी जलाओ गहराव से, किसी भी असम्बली के बाहर कोई ऐसा लॉकडाउन करने से इस मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करना चाहते। इस आइन ने, हम ये बात 2013 से 2018 तक भी कहते रहे कि जिस वोटर ने वोट दिया वो 5 साल के लिए दिया, 5 साल तक इन ऐवानों को चलना चाहिए। और मैं आज भी बतौर सियासी वर्कर कह रहा हूँ कि इन ऐवानों को चलना चाहिए, इन्हें काम करने का मौका मिलना चाहिए। ये तो चौधरी जाफर इकबाल साहब कह रहे हैं, लेकिन एहसन इकबाल साहब हों या आज ही राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि 5 साल तो क्या 5 माह भी हुकूमत ये नहीं चल सकती है। वो तो पहले तो आपकी जमात का ये बाकायदा मुतालिबा था कि इलेक्शन पहले होने चाहिए, इस सिलेक्टेड हुकूमत को खत्म होना चाहिए। मैं अगर आप मुझसे पूछें तो मैं भी ये कहूँगा, और राना सनाउल्लाह साहब ने, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, एहसन इकबाल साहब ने जनाब वज़ीर आज़म को ये कहा कि आप हुकूमत नहीं चला पा रहे, नए इंतखाबात का एहतमाम किया जाए। अब ये किसने काम करना है? वज़ीर आज़म ने, कि वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके नए इंतखाबात का ऐलान करे। अपोजिशन ने मुतालबा करना है, हमने वान के अंदर भी किया, हमने जैसे इन्हें चंद दिनों बाद समझ आएगी हुकूमत को नए इंतखाबात के मुतालबे की, और इंशाअल्लाह ये उस वक्त उस तरफ जाएंगे। क्यों जाएंगे कि आज अगर आपने चंद दिन पहले सुना हो तो इनके वुज़रा इकराम कह रहे हैं जी मिसाके मुईशत होना चाहिए। यही बात जब मेरे लीडर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर के तौर पे पहली या दूसरी तकरीर करते हुए कही, तो तब फवाद साहब हों
या इनके फैसल वाउडा साहब हों या इनके तर्जमानों की एक लंबी फहरिस्त है, उनका कहना यह था कि हम केसेस से बचने के लिए मिसाक मईशत की बात कर रहे हैं। लेकिन आज इन्हें यह समझ आएगी कि ऐवान जो है कौमी असम्बली का 242 अफराद जो वहाँ मौजूद हैं, उन सब की राय को सुनना, उनका एहतराम करना और फिर एक कंसेंसस डेवलप करके चलना, ये सियासी इस्तेहकाम है और इससे मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब उस तरफ कब आएंगे वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा चौधरी साहब, लेकिन एक चीज़ है कि अब मिसाक जमहूरियत आपकी जानिब से, मिसाक मईशत आपकी जानिब से पहले कहा गया, उधर से बहरहाल उस वक्त नहीं था, वो एक अच्छा संजीदा मूव थी शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन मामला ये है कि अब इससे काम बहुत आगे जा चुका है। एक एक्सट्रीम लेवल हुकूमत ने रखा हुआ है कि वो बात ही शुरू करते हैं कि जनाब ये कर्ज़ों का बोझ है, ये चोरों का टोला है, ये तमाम तर चीज़ें आप पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, उन सब पर ये इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं। लेकिन दूसरी जानिब आपके लीडर्स के ख़िलाफ़ ये केसेस हैं। अब इस वक्त सारी की सारी चीज़ें ये कहा जा रही होती हैं कि आप इन चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत को निशाना बना रहे होते हैं। बच्चों साहब आपसे सवाल कर, तो सदाकत अली अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब आपके वक्त का। सर ये सारी तवज्जो पोजीशन लीडरों के पकड़ने पर है, उसी चीज़ों पर है जो महंगाई, जो चीज़ें हर तरह की वो आपने बढ़ा दी है। 1.5 साल हो गया है, खुदारा वो कह रहे हैं कि अब हमारे से तवज्जो हटा के कौम पर दे दी जाए और कौम का कुछ भला हो जाए। आप इस जानिब कोई तवज्जो नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया बात करने का। मैं बिल्कुल आपकी खबर को गलत समझता हूं कि हम तवज्जो नहीं दे रहे। देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर के नीचे कोई 40-50 डिपार्टमेंट हैं। कई डिपार्टमेंट्स का काम है इकॉनमी को ठीक करना, कई का बैंकिंग को ठीक करना, कई का कंस्ट्रक्शन को ठीक करना, कई का मुजरिमों को पकड़ना, कई में नए कानून बनाना। लिहाजा हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहा है। बाद में खबरें जरा बड़ी आ जाती हैं जिसमें मीडिया हाइप बन जाती है तो आपको अच्छी लग जाती है, आप समझते हैं कि वही हम कर रहे हैं। इस तरह नहीं है। अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं आपको कानून साजी की लिस्टें बताऊंगा, आप मुझे पूछेंगे तो जो इकॉनमी की बेहतरी की चीजें हुई हैं वो भी आपको बताऊंगा। सर वो इकोनॉमी की बेहतरी की लिस्ट अब्बासी साहब जरूर बताइए, क्योंकि हमें तो ये लग रहा है कि पेट्रोल जितनी तेजी के साथ ऊपर गया है, बिजली की कीमतें और गैस की कीमतें जितनी तेजी के साथ ऊपर हैं, गरीब आवाम के लिए तो वो लिस्टें हैं जो उसके घर के राशन की है वो बहुत बढ़ गई है। सर बिल की लिस्ट, बिल्कुल आपने जो पॉइंट आउट किया वो बिल्कुल ठीक किया। लेकिन आपने कहा कि हमने मईशत में क्या किया, तो जो ही हम आए तो इस इकॉनमी में $20 अरब का करंट अकाउंट का खसारा था, उसको हमने 70% नीचे कर दिया। उसके बाद आपके कारोबार करने का माहौल नहीं था। दुनिया के जो मईशत के मापने वाले इंटरनेशनल इदारे हैं वो कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान पिछले दौर में 50 पॉइंट नीचे गया था, अब 28 पॉइंट ऊपर चला गया। इसके अलावा आपकी जो करेंसी थी वो हम जब आए तो चूंकि पिछली हुकूमत का खसारा बहुत था, इसलिए बहुत बुरी तरह करेंसी में वो उतार चढ़ाव हुआ था, उसको हमने स्टेबलाइज किया। इसके अलावा पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल ऐसी हुई कि आज इस पाकिस्तान टूरिज्म की दुनिया की टॉप डेस्टिनेशन बन गया। इसके अलावा आपकी जो हुकूमती इदारों में जो बेशबहा किस्म की करप्शन थी उस पर रुकावट डाली, जो अननेसेसरी अखराजात करते थे, शाहाना लिविंग स्टैंडर्ड था, वो सारी चीजें कंट्रोल की। आपके मुल्क में हमने क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान किया, यानी आप मुझे पूछते जाएं तो वो चलता जाएगा। हाँ, हमने जो करप्ट लोग थे उन पे भी हमारा मौकफ सख्त है और वो मीडिया को वो खबर अट्रैक्ट करती है, बिकॉज जाहिर है PMLN की लीडरशिप भी पाकिस्तान में उनकी फॉलोइंग है, पीपल्स पार्टी की भी फॉलोइंग है और PTI की भी फॉलोइंग है। लिहाजा लोगों को ये है जो मियाँ साहब वो जो लंदन के फ्लैट्स हैं वहाँ रह रहे हैं, जो आपके इस वक्त वीडियो चल रही है आपके स्क्रीन पे, वहाँ रह रहे हैं और ये कहते थे कि ये फ्लैट्स कभी तो इनकारी थे इनसे। अब्बासी साहब अभी ये कहा जा रहा है कि आपकी जानिब से ये इल्जामात तो हुए लेकिन साबित कुछ नहीं हुआ। आज की बात कर ले तो मरियम औरंगजेब साहबा आपकी कलीग भी हैं, वो भी आज ये बात कर रही थी कि नैब के वकला ही नहीं पेश हो रहे। क्यों? क्योंकि कहने को कुछ है ही नहीं उनके पास। जिस किस्म के इल्जामात न्याजी नैब गठजोड़ के तरीके लगाए गए, अब साबित कुछ नहीं किया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ पाबंद सलासल रखा हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम नून के लीडर्स को। आप अभी समझते हैं और जो आपके दूसरे पार्टिसिपेंट हैं चौधरी साहब वो भी समझते हैं कि ये नैब का इदारा आईनी इदारा है और ये इन्होंने अपने दौर में इसको बरकरार रखा। ये आईनी इंडिपेंडेंट इदारा है, ना ये हुकूमत से गाइडलाइन लेता है ना ये हुकूमत को गाइडलाइन देता है। अगर कंट्रोल में होता तो मियाँ साहब अपने ही दौर में
इन्हीं कोर्टों से और इन्हीं इदारों से नायल ना होते, उनको सजा ना होती। लिहाजा जो भी साबित करना है वो नैब ने करना है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि नैब की प्रोसिक्यूशन कमजोर है, कि बड़े बड़े जो लोग पाकिस्तान को लूटने वाले वो यहाँ से निकलते हैं और विक्ट्री का साइन बनाते हैं। ये जरूर बात है और ये तकलीफ दे बात है हमारे लिए, लेकिन हम इसको ठीक करने के लिए लॉन्ग टर्म तो कुछ कर सकते हैं। लेकिन इस नैब को ना 5 साल पीपल्स पार्टी ने ठीक किया, ना नून लीग ने ठीक किया। इनका ख्याल था कि ये अपना काम चलता रहेगा। हम समझते हैं कि हम इसको ठीक करेंगे, अभी हम इससे मुतमिन नहीं है, लेकिन फिर भी जो नैब ने जो करप्ट लोगों पे हाथ डाला है, मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कौम को इस उनके हाथ आपके गठजोड़ की वजह से है, करप्शन से कम डरेंगे। बासी साहब वो कह रहे हैं गठजोड़ है आपका और नैब का कि किस किस को पकड़ना है, कहां कहां करना है, किसको काबू करना है, ये तो आपकी जमात का और नैब का गठजोड़ है। इसके तो कोई भी मुल्जिम जिसको कुछ अदालत पकड़ती है वो कहे कि गठजोड़ है, मियां साहब को सजा हो जाए तो वो कहें मुझे क्यों निकाला, इन अदालतों के पीछे कोई और है, इनमें ये बुगत से भरे हैं, इनको मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा। देखिए ना, जिस बंदे को सजा होती है उसकी तो हैसियत नहीं होती वो अदारों के बारे में बुरा भला के। अगर मेरा कोई बंदा पकड़ा जाता है, अगर अलीम खान पकड़े जाते हैं और वो जेल रह के आते हैं, सफ्तान खान पकड़े जाते हैं वो जेल रह के आते हैं, मैं अदालत को बुरा नहीं कहता, लेकिन मरियम साहिबा पकड़ी जाए, हसन साहब पकड़े जाएं या हुसैन साहब पकड़े जाएं या कोई और पकड़ा जाए, वो अदालतों को बुरा कहे तो ये तो हमारे लिए समझने की बात है। आप और मैं ऐसे लोगों को ना करें जो लोग जिनको अदालतें मुजरिम ठहराती हैं, वो अदालतों के बारे में कभी खुश नहीं होते, वो तो दुनिया की तारीख भरी पड़ी है। लिहाजा उनकी हैसियत नहीं है ये बात कहने की कि एक 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर रहे और वो मुल्क में उसको उस पर करप्शन पे सजा हो और वो कहे कि ये फैसले लिखे लिखाए पड़ रहे हैं, इनके पीछे कोई और है, तो वो कोई वीश और आदमी नहीं मानता। हाँ, जिसको सजा हुई है वो अपना चीखा चिल्लाता रहता है और ये माजी में ऐसे ही होता है। सही। अच्छा सदाकत अब्बासी साहब, आपसे मेरा एक सवाल बड़ा अहम है। आप वक्त इस्लामाबाद ज़्यादा गुजरता है, आपका इलाका भी वही मरी इस्लामाबाद है, लेकिन अब्बासी साहब एक चीज़ में सवाल है, ये जो लंगर खाने आपने चलाए हैं ये बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं, कारखाने कब चलेंगे पाकिस्तान में? देखिए, मैं आपका सवाल बड़ा अच्छा है। पाकिस्तान में कारखाने रुके हुए हैं और हमारी हुकूमत के दौर में ग्रोथ जो है वो रुकी है और बाकी परेशानी है। बिल्कुल कारखाना चलाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि कम अज कम हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई बंदा इस गुर्बत के माहौल में, इस लुटे पुटे मुल्क में कम अज कम खाने के बगैर जो हो उसको कोई हुकूमत किसी जगह पे खाने का बंदोबस्त कर दे। और जो आप और मुझे सड़कों पे इन बड़े बड़े अरब पतियों के दौर में, जिनके 4-4 हज़ार कनाल के घर हैं, इनके दौर में सड़क पे बंदे जो लेटे हुए नजर आते थे और आप और मेरा जमीर, हमें रात को नींद नहीं आती थी, कम अज कम उनको इमरान खान ने नरम और गर्म बिस्तर दे दिए। अगर इस पे कोई तनकीद करता है तो सवाए उस पे शर्म आने के और कुछ नहीं। मैं तो ये कहा नहीं, एक चीज बड़ी अच्छी चल रही है, लंगर खाने चल रहे हैं, जबरदस्त चल रहे हैं, बस कारखानों का भी चलना बड़ा जरूरी है। बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद थे। चलो, जाफर इकबाल साहब हमारे साथ हैं मौजूद और हमें ज्वाइन कर लिया है कुछ ताखीर और देर से। शौकत बसरा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, तर्जुमान पंजाब हुकूमत भी हैं। आपने गुफ्तगू सुनी है चौधरी साहब, मैं उस वक्त क्योंकि वो बैठे थे, आपने गुफ्तगू सुनी कि ये चीज़ें चल रही हैं, वो कह रहे हैं कोई गठजोड़ नहीं है, जो बार बार आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये वो करप्शन या वो मामलात हैं जो इदारों के साथ आपके लीडर्स ने किए हैं, और एक इदारा जिसका ये काम है नैब, वो आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। सदाकत अब्बासी साहब के आप पूरे 2 साल के टॉक शोज़ निकालें, बल्कि उससे पहले भी अगर कभी ने मौका मिले आने का वो भी निकाल लें, तो आपको कम व बेश यही सारी बातें नज़र आएंगी, कोई पहले कोई बाद में। इसके अलावा कोई नई बात पूरे 1.5 साल में वो बेचारे बावजूद रुकने कौमी असम्बली होने के, हुकूमत का हिस्सा होने के, वो इजाफा नहीं कर सके। बड़ी जज्बातें हम तवज्जो दे रहे हैं और सारे इदारे अपना अपना काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अभी आप इनसे साना साहिवाल का पूछ लें तो इनकी तवज्जो जो है वो सामने आ जाएगी। मॉडल टाउन का हमें मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं, इनसे पूछ लें हमारे खिलाफ क्या किया, उसमें निकाल के कोई सामने चीज़ रख लें। फिर उन्होंने फरमाया कि जी कानून साजी की लिस्टें फ्राहम कर देंगे। 3 चीज़ें, एक सदर साहब ने ऑर्डिनेंस किया था 518 अरब कुछ गरीब लोगों को माफ़ किया था, जिसमें जहांगीर खान तरीन और रजाक दाऊद साहब भी शामिल थे। इसी तरह असद उमर साहब ने एक लेजिस्लेशन की थी कि PSL की फ्रेंचाइज जो खरीदेगा उसको टैक्स एग्जेम्पशन है। इन्होंने टैक्स नेट बढ़ाना था और वो किसने खरीदी? जहांगीर खान तरीन के बेटे ने खरीदी और वो मुल्तान सुल्तान उनका मुकद्दर बनी और वो सुल्तान हैं और बने रहे। इसी तरह FBR के कवानीन में एक तरमीम की
वो अलीमा बाजी के लिए थी कि FBR का एक ऑफिसर उसे सेटल करे और अदालत आलिया ये ना पूछे कि वो अरबों की जायदादें जो हैं वो डॉलर्स में खरीदेगी, वो कहाँ से है। करंट अकाउंट डेफिसिट पे बहुत बात की और करते रहेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि पिछले 2 साल में ना दियामिर भाषा डैम पे कोई बजट रखा, ना उस पर एक्सपेंडिचर किए, ना ML1 पे काम शुरू कर सके, ना बिजली का कारखाना कोई नया लगा सके, बड़े आम है, ना कोई नया। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आप आ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बसरा साहब, विजन कोई नहीं था, उसकी प्लानिंग कोई नहीं थी, जो सारी की सारी चीज़ें आपने सोची, अवामी फलाह के मंसूबे थे, वो शायद सारे के सारे ठप पड़े हुए हैं। आपके पास कोई वो चीज़ें नहीं जिसे कहा जाएगा कि अवामी मामलात आगे बढ़ाए जाएँ। यही 1.5 साल में हुआ और अब आवाम को भुगतना पड़ रहा है। यही अपोजिशन का आप पर इल्ज़ाम है सर? सर, पहले तो मेरा आपसे भी और नून लीग वाले दोस्तों से भी सवाल है कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा बता दें जहां पर एक दिन भी किसी पार्टी ने हुकूमत ना की गई हो, किसी लीडर ने हुकूमत ना की, और जब वो हुकूमत में आए तो उसको 32,000 अरब का कर्जा विरासत में मिले, उसमें तमाम इदारे तबाह बर्बाद मिले और हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज़ हो। और जबकि वो तमाम सियासतदान जो इस दौरान इक़्तिदार में रहे हों वो ख़ुद तो अरबपति और खरबपति बन गए हों और अदालतें उनको माफिया कहती हों, सिसिलियन माफिया कहती हों, उनको बाकायदा करप्ट और बददियानत की मोहर लगी हो। इन हालात में जब एक पार्टी को मुल्क मिलता है तो फिर हर जगह पर जाहिर है जो 70 साल अमरीत रही या ये हुकूमतें रहीं, हर जगह पे छोटे छोटे बड़े बड़े माफियाज बैठे हुए हैं। उन चीज़ों को अब ब्रेक करने में वक्त तो लगेगा। आपने कहा फलाह बहबूद के मंसूबे, मुझे बताइए अपना मुदस्सर कि हमने ये एहसास प्रोग्राम, ये किसके फलाह बहबूद का प्रोग्राम है? यूथ लोन प्रोग्राम किसकी फलाह बहबूद का प्रोग्राम है? ये आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में जो हमने बहुत सारे जाली लोग जिनके दौर में ले रहे थे सारे मियां साहब के मंसूबे, आप तख्तियां आप लगा रहे हैं, वो तो आप पर इल्जाम लगाते हैं सर। सुने कहते बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, हेल्थ कार्ड, जवान यूथ लोन, हेल्थ कार्ड का, बल्कि इवन तो मुर्गियां तकसीम करने का भी प्रोग्राम 2016 का वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब का था, जो आप वो अपने क्रेडिट पे ले रहे हैं। अभी आप शुक्र मनाएं, इन्होंने ये नहीं कह दिया कि इमरान खान साहब को वजीर आज़म ही हमने बनाया है, और वजीर आज़म हमने बनाया है इसीलिए ये पार्टी इक़्तिदार में आई है। ये इनकी मेहरबानी है कि अगर इन्होंने ये अभी तक स्टेटमेंट नहीं दे रहे। लेकिन गुजारिश ये है, अगर ये इतने अच्छे होते तो आज ये पाकिस्तान इन हालात में होता। आज पाकिस्तान, मैं फिर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के हुक्मरान तो यही रहे हैं ना। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो 15 महीने में आप समझते हैं कौन सी गिदड़ सिंह या मुदस्सर या कौन सा अलादीन का चिराग है कि इनके लुटे फुटे पाकिस्तान को, इनके मकरूज जो हमने इनको दिया उसको अगर हम आज सीधा करने लगे हैं तो इनको अब बातें आती हैं और ये फिर गवर्नेंस की बातें करते हैं। जब ये कहते हैं ना कि ये गरीबों का बड़ा बुरा हाल है, गरीब रुल गए हैं, और भाई और तुसी गरीब क्यों नहीं होए? या आप लोग भी साथ गरीब हो जाते ना, आपके पास भी खाने को रोटी ना होती, आपके पास भी खरीदने के लिए दवाई ना होती, मैं बात मानता बिल्कुल यार। ये तो ये खुद भी ऐसे हो गए। ये तो आज देख लें, खुद जब सब मेरे साथ बैठे हैं, इनसे ये पूछेंगे पूरा टब्बर किधर है, किन महलों में रह रहा है, जिनको ये ओन ही नहीं करते थे। ये कहते थे हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। छोड़ो इन बातों को, मेरा हर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है और पूरी कौम देख रही है कि आज अच्छा फिर कहते क्या हैं इमरान खान फ्लॉप हो गया, तहरीक इंसाफ की हुकूमत फेल हो गई। इसका मतलब है इनको दे दें। इनका मतलब ये है कि इनको कोई कसर रह गई है ना बाकी, तो ये वो भी पूरी कर लें, ताकि ये खून जो निचोड़ना था इन्होंने गरीबों का, पाकिस्तान के मजदूरों का, वो निचोड़ के अंदाजा करें कि आपने अरबों रुपए में इनकी सिक्योरिटी थी, इनके घरों की, खानदानों की घरों की दीवारें कौम के पैसे से बनाई, और आज इनको कौम का बड़ा दर्द है। तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ वो कहते हैं ना कि बसरा साहब वो कहते हैं कि हमारे दौर में तो ये ना तो इस तरह पेट्रोल महंगा था, ना डॉलर महंगा था, ना गरीब के लिए ये मसला था, ना एक आम छोटे ताजर के लिए मसला था। तो चौधरी साहब, बसरा साहब कह रहे हैं कि मकरूज और जकड़ा हुआ जो मुल्क है
वो आपने कर्जों में जकड़ा हुआ मुल्क है, एक बच्चा जो है वो 1.5 लाख का मकरूज, वो आपने इनको मुल्क हवाले किया। उन्होंने तो आज तक हुकूमत नहीं की थी, अब 1.5 साल में वो गिदड़ सिंगी के जरिए तो सब कुछ नहीं चेंज कर सकते, जो बकौल उनके जो आप खराब करके गए हैं। जी मुदस्सर साहब, बिल्कुल गिदड़ सिंगी इनके पास कोई नहीं है, लेकिन ये इन्हें पता चला 2018 के इंतखाबात के बाद, जब इन्होंने अचकन पहन के बतौर वज़ीर आज़म हलफ ले लिया। जब तक हलफ नहीं लिया था, इक़्तिदार के वान में नहीं पहुँचे थे, तो तब इनका कहना था कि टैक्स लोग इसलिए नहीं देते, वज़ीर आज़म चोर है। अब अगर आप ये कह दें, बता दें और बसरा साहब से भी पूछ लें कि पिछले 6 माह में 411 अरब का टैक्स डेफिसिट कैसे आया, यकीनन वज़ीर आज़म चोर होगा बकौर इमरान खान साहब के, तब ऐसा मुमकिन हुआ। इसी तरह इदारों की बात की, और अभी मुझे, अब मेरे भाई हैं बड़े काबिल एहतराम हैं, ये मुझे लग रहा था तहरीक पाकिस्तान के कोई किताब का वर्क पढ़ रहे हैं, लुटा पुटा पाकिस्तान। अच्छा भाई 2013 में 12-14 घंटे लोड शेडिंग थी, तब शौकत बसरा साहब ही ने हमें मुंतकिल की थी, तब मेरे भाई पीपल्स पार्टी में थे। और जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसे आज एहसास के नाम से मुतारिफ करा रहे हैं, मेरे साथ बैठ के बहुत सारे टॉक शोज़ पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बड़ी बातें करते थे। और जब हमारी हुकूमत आई तो इन्हें यह खदशा था कि हम नाम बदल देंगे, लेकिन नहीं, वो चला, बल्कि उसमें इजाफा किया। आज अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम एहसास प्रोग्राम रखने से कोई तब्दीली है तो आप उसे भले तब्दीली कहिए, मैं तो उसे चोरी कहूँगा। अगर आपने वो मुर्गियों वाली बात की, और अभी मियाँ वाली में गाय भैंसें और बकरियाँ तकसीम कर रहे थे, ये नसीम सादिक साहब 3 साल शहबाज शरीफ साहब के विजन के मुताबिक करते रहे, और उससे पहले भी 3 साल जारी रहा, और जो पंजाब के तमाम इजला में रहा, लेकिन कभी कोई MNA MPA भी नहीं गया था उनकी इफ्तिताई तकारीब में या वो बांटने, वो एक काम था और चल रहा था। आज क्योंकि इस हुकूमत के पास और कुछ करने को नहीं, तो बिल आखिर वजीर आजम साहब ने भैंस की उस कट्टी के साथ तस्वीर खिंचवा के, और इतनी बड़ी ये पाकिस्तान में पहली दफा मैंने तो पहले ये कहा कि फिर एक इन्होंने बात की कि इदारे मफलूज मिले हैं, सही, जिस वक्त ये कह रहे हैं इदारे मफलूज मिले हैं। अभी सदाकत अब्बासी साहब कह रहे थे कि नैब खुद मुख्तार और बड़ा काम करने वाला इदारा है। अब बात शौकत बसरा साहब की माने, सदाकत अब्बासी साहब की माने, कि कौन सा ऐसा है दोनों भाइयों में से दुरुस्त कौन कह रहा है। फिर इन्होंने सर यही तो हुस्न है ना कि इख्तलाफ भी है कि आप, और ये कहा जाता है कि इवन मियां शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के दरमियान भी इख्तलाफ तो जमहूरियत का हुस्न है। इस 1.5 साल के अंदर कर्जा कितना बड़ा, सही, इनको जब पाकिस्तान मिला तो 1.5 लाख। मेरे पास आज एक बड़ा अच्छा मामला है कि मेरे पास दोनों बड़े अच्छे स्पीकर मौजूद हैं, मुस्लिम नून के भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी, लेकिन हमारे साथ एक और मेहमान ने ज्वाइन किया। मैं थोड़ा सा आगे मूव करूंगा। एक बड़ी अच्छी चीज़ है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के हवाले से, कश्मीर के हवाले से बात होती है, तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी इख्तलाफात और कौमी मसाइल को भुलाकर आगे इंटरनेशनल मामले के हवाले से इकट्ठी होती हैं, जिसका मुजाहरा हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत या पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमतों में देखा भी है, तमाम अपोजिशन का इकट्ठा होना। उसमें सबसे एक अहम बात है कश्मीर के हवाले से अमरीकी सदर का दौरा भारत है, और इस दौरे को बड़ी अहमियत दी जा रही है। इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, हम उनसे भी बात करते हैं। हमारे दीगर मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अमरीकी सदर का दौरा भारत है, अमेरिका में बैठकर तो ट्रंप साहब बहुत ज्यादा कश्मीर के हवाले से बात कर रहे थे, अब बात करेंगे कश्मीर पर भारत में मौजूद होकर कोई ऐसा कोई प्रेशर, कोई ऐसी अखलाकी एक प्रेशर जो है वो डेवलप हो भारत के ऊपर? इसके ऊपर एक तो जो अमरीकी ओहदेदारान ने ब्रीफिंग दी है और जो उनके अखबारात में ख़बरें आई हैं उसके हिसाब से हम कुछ गेस कर सकते हैं, या चूँकि डोनाल्ड ट्रंप ने बारहा इमरान खान को ये ऑफ़र किया जो कश्मीर की सालिसी के हिसाब से, फिर इंडिया के अमेरिका की जो कांग्रेशनल कमेटीज़ हैं, जो कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसी करारदादें मंजूर हुई हैं जिन्होंने ये रियलाइज करवाया है कि जी कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है इसके ऊपर, कश्मीर के ऊपर इंडिया के ऊपर कुछ पाबंदियां लगाने की, कुछ उनको अपना उनसे कोई इस मामले को उठाने की ज़रूरत है। फिर यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन यूनियन में जिस तरह ये मसला उठा और उसके ऊपर जितने सारे लोगों के सिग्नेचर्स आए, तो इस तमाम तनाजुर में ये उम्मीद की जाती है कि
अमरीकी सदर न सिर्फ ये कि कश्मीर के मामले के ऊपर, कश्मीर के मामले के भी अभी दो रुख हो गए। एक उसका एंगल है कि जी कश्मीर में इस वक्त जो कुछ मजालिम ढाए जा रहे हैं और जो इंसानियत सोच कवानीन जो वहाँ पे इम्पोज हैं, जिसमें बदनाम ज़माना कानून है, आर्म फोर्सेस स्पेशल अपना प्रोटेक्शन एक्ट, और दूसरा है पब्लिक सेफ्टी एक्ट पोटा जिसको कहते हैं, तो वो ये जो हैं कवानीन जो इस किस्म के वहाँ पे नाफिज किए गए हैं, एक तो उनको और इंटरनेट और बाकी चीज़ें जो कश्मीर को काट दिया गया दुनिया से, वो आपको पता ही है, उस पर हम बारहा बातचीत कर चुके हैं। और उसके ऊपर न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बल्कि बाहर इंडिया बाहर के ममालिक में बहुत मुफस्सिल गुफ्तगू हुई है। इवन अमेरिकन न्यूज़पेपर्स, बड़े लीडिंग न्यूज़पेपर जो हैं, जब हम कोट करते हैं तो वहाँ पे मैं शौकत बसरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बसरा साहब, ये हम चीज़ देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान अब बात कर रहा है, पाकिस्तान में पहले भी होता है कि जंग तो नहीं कर सकता है, पाकिस्तान प्रेशर डेवलप कर सकता है अपने। अब भारत के साथ जो भी मामलात हैं, दो तरफा मुज़ाकरात नहीं है। अमरीकी सदर सालिसी की बार बार बात करते रहे, उन्होंने पहुँचते ही अपने खिताब में पाकिस्तान की तारीफ़ भी की है कि पाकिस्तान से उनकी मुस्बत बातचीत हुई है कश्मीर के हवाले से। आपको ब्रेक थ्रू तो नहीं, लेकिन बहरहाल कम अज़ कम कोई बातचीत, कोई मामलात, कोई प्रेशर आपको लगता है कोई डेवलप हो भारतीय हुकूमत पर? देखिए, जहाँ तक हम बिल्कुल बराबरी की बुनियाद पर तल्का सबसे चाहते हैं, और पड़ोसी आप बदल नहीं सकते हैं, मजबूरी है आपकी। लेकिन आप देख लीजिए, इंडिया ने जब भी शरारत की उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। मैं बहुत सारी मिसालें हमारे दौर के अंदर आपने देखी। लेकिन अब जहाँ तक कश्मीर का मामला है, बिल्कुल ये भारतीय दहशतगर्द जो मोदी है, मैं समझता हूँ जिस वक्त जिसको गुजरात का कसाब और कसाई कहा जाता है, अब तो इंडिया के अंदर से आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं, और इनकी जो पॉलिसीज़ हैं और जिस तरह ये दबा रहे हैं हिंदुत्व की सोच को ये आगे लेकर बढ़ रहे हैं, ये जो इस वक्त इस सदी का सबसे बड़ा हिटलर है, तो मेरे ख्याल में हमने बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया है पूरी दुनिया को, पूरी कौम को। और ख़ास तौर पे आप देखिए, जब यूएनओ में प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद ड्योस में अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई, जहाँ भी मुलाकातें हुई, जहाँ भी बात हुई, वहाँ पर कश्मीर का मामला उठाया गया। लेकिन बिल्कुल ये आपकी 100% दुरुस्त बात है, बातें तो करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी और तमाम ममालिक, अमेरिका हो या बड़े बड़े लोग हों, लेकिन इनके अपने मफादात हैं। इनको यहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है, जिस तरह इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, सिवाय पाकिस्तान की तारीफ़ करने के, ट्रंप साहब को जाइए आगे बढ़ें। आज पता नहीं कितना दिन हो गया है, कम अज़ कम वहाँ पर 100 दिन से ऊपर हो गए हैं। वहाँ पर लोग ज़िंदगी मौत की कश्मकश में हैं, वहाँ पर कर्फ्यू है, वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं हो सकती, वहाँ पर किसी किस्म का मीडिया का एक्सेस नहीं है। तो मैं यहाँ पर बजाय, और आज देखें ना, मैं फिर कह रहा हूँ कि कितनी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, यहाँ पर एक बंदा मर जाए वहाँ पर अमेरिका का कहीं पे किसी दुनिया के अंदर, तो किस तरह शोर मुकाबला शुरू हो जाता है। ये वहाँ पर हमारी माँ और बहनों की इस्मतें लुट रही हैं। और सबसे बड़ी नाकामी तो हमारी मुदस्सर जो हमारी मुस्लिम उम्मा है, आज हम जो जलीलो रुस्वा हो रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है सर, वो भी मफाद का सारी गेम है, मुस्लिम उम्मा है, पूरी दुनिया के ताल्लुकात मफाद के ऊपर वाबस्ता है, उससे ज्यादा शायद आगे है ही नहीं। वो तो सूडान के अंदर जब ईसाई पूरी कम्युनिटी, वहाँ एक अलग मुल्क हो गया, मशरकी तैमूर का मामला हो गया। जो सब तो क्या फिर कश्मीरियों का मुकद्दर यही है कि 205 दिन हो गए, कर्फ्यू है, अगले आने वाले वक्त में भी ये है। तो ये कश्मीरी इससे आगे शायद अपनी ज़िंदगी नहीं कर पाते। सबसे बात करेंगे, ब्रेक हमें लेना है, ब्रेक के बाद आएंगे, फिर मज़ीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद। 205 दिन कश्मीरियों को इस वक्त कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करते, यानी कि कर्फ्यू नाफिज होते हो गए। जाफर इकबाल साहब, फिर यही मुकद्दर है कश्मीरियों का कि वो अभी इसी तरह से ज़िंदगी गुजारें जो भारतीय हुकूमत ने अपने आइन के तहत उनके लिए कर दी है? जी, मैं बतौर मुसलमान और पाकिस्तानी इस पर जो बात करने लगा वो शायद सख्त हो, मुश्किल हो, जूद हज़म ना हो। जी, जब आप कुरान करीम को साइड पे रख के और अपनी मौजूदा हालात व वाक़यात में सिर्फ रख के सामने फ़ैसले करेंगे, तो फिर शायद आपको इससे भी बुरे हालात, बल्कि शायद नहीं, यकीनन हैं। जो लोग आपको, अगर पोलिटिकली बात करूं, कश्मीर पे सपोर्ट करते हैं, वो तुर्की, ईरान हो या महातीर साहब हों, उनके साथ आप चलने को तैयार नहीं हैं। और जो नहीं आपको सपोर्ट करते और इंडिया को ज़्यादा
चाहे उनकी तजारत हो, चाहे उनके सफारती ताल्लुकात हो, प्रायोरिटी पे रखते हैं। उनके सामने आप भी झुके झुके जाते हैं। किसी और को उम्मीद हो अमेरिका से, ट्रंप से या यूएनओ से, मुझे बतौर मुसलमान इन इदारों से नहीं तवक्को कि कहीं मुसलमानों पे जुल्म हो और वो आपकी आवाज़ उठाएं। आपको सूरह तौबा का आखिरी रुकू बहुत बड़ा सबक है और उसमें बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया कि जब अल्लाह की राह में पुकारा जाता है तुम ज़मीन से चिपटे जाते हो। और उसका हल ये बताया कि इनफिरू खिफाफ़म व सिकालम व जाहिदू फ़ी सबीलिल्लाहि बि अम्वालिकुम व अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, कि अल्लाह की राह में निकलो, हल्के हो या बोझल, अपनी जान और माल से जिहाद करो और यही तुम्हारी कामयाबी का रास्ता है अगर तुम इसे समझो। अगर तो मैंने, आपने और मेरे मुल्क का कोई इदारा हो या हुकूमत हो, मेरी हुकूमत समेत, अगर हमने ये अपनाया हुआ है और उसके बावजूद कामयाबी नहीं, तो फिर बैठ के ज़रूर इस पर बहस कीजिए। यहाँ अगर अल्लामा इकबाल को आप सुने, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, तो उसको पढ़ के देख लीजिए, उसकी तशरीह करके देख लीजिए। यहाँ वो जो फ़लसफ़ा मोहब्बत का था कि चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। सही। आज कितने कांटे चुभे, कितने खंजर चले, आपने 2-4 बोर्ड लगा के लिख दिया, कितने दिन हो गए, कितने दिन हो गए। साहब आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं। सर 1 मिनट दीजिएगा मुझे, बड़ी अहम बात है दसर भाई जी। मैं आपके चौधरी जाफर साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं। अल्लाह करे इनके लीडरान को भी ये समझ आ गई होती जो चौधरी जाफर साहब बातें कर रहे हैं कि जब मोदी को, जब हमारे कश्मीर के अंदर हमारी माओ बहनों की असमतें लुट रही थी, उस मोदी के साथ जो भारतीय दहशतगर्द है उसके साथ सालगिरह मनाई जा रही थी, उसके साथ साड़ियाँ एक्सचेंज हो रही थी, उसको आमों की पेटियाँ दी जा रही थी। अंदाज़ा करें ना आप, हम लफाजी कितने खूबसूरत करते हैं। भाई आप तो 4 बार हुकूमतें ही आपकी रही हैं। आप ये बता दें कि आपने वो जो भारत के मुतालिक आपकी पॉलिसी है, अगर मैं यकीन से कहता हूं कि जो पॉलिसी इंसाफ और हमारी हुकूमत की है, अगर इन लोगों ने वो पॉलिसी इख्तियार की होती, उनके साथ ये जो मैं बहुत अच्छा, मैं आपके इस सवाल के जवाब जरूर लूंगा क्योंकि प्रोग्राम खत्म हो रहा है रिबटल दूर में, लेकिन मैं ब्रिगेडियर साहब से एक सवाल बड़ा अहम है। ब्रिगेडियर साहब आपने अभी मैं बिल्कुल आपसे बात करूंगा। मैं ब्रिगेडियर साहब से सवाल बड़ा, जो बात कर गए थे कि अमेरिका बात कर सकता है, लेकिन सर उनकी स्ट्रेटेजिक डील है, अरबों का असले की बात है ब्रिगेडियर साहब, तो कैसे फिर वो बात करेंगे? मईशत तो सबसे पहले है। असल में डील तो देखिए, अब इनके विजिट के 2-3 पहलू हैं। एक तो ये है कि जो अहमदाबाद में एक बहुत बड़े उनका जी वो 10 वहाँ पे जो है लोगों से खिताब करेंगे, वहाँ पे 10 मिलियन लोग होंगे, वो उसकी आबादी शहर की 8 मिलियन है, कहाँ से बाकी लेके आएंगे? बाकी जो दीवारें खींच रहे हैं गुर्बत को छुपाने के लिए, और जिस तरह यमुना रिवर से पानी उठा के वो ताजमहल के इर्द डाला जा रहा है ताकि वहाँ की बदबू स्टंच ख़त्म हो, तो ये जो चीज़ें है ये तो अपनी जगह पे मौजूद है। और उससे पहले ही, उनके आने से पहले ही इंडिकेशन आ गई है कि $5 बिलियन की डिफेंस डील साइन होगी, जिसमें कोई 24 हेलीकॉप्टर्स हैं और बाकी चीज़ें हैं। इवन लॉकहीड मार्टिन की टीम जो है वहाँ पहले आ चुकी है। लेकिन एक चीज़ जो आ रही है वो लगता ही है कि जो ट्रेड जो अपना पैक्ट साइन होना था वो शायद ना हो, क्योंकि इसमें इंडियन ने पिछले दिनों जो अमरीकी चीज़ें हैं उसके ऊपर टैरिफ्स बड़े रेज कर दिए हैं, और 145 बिलियन की जो उनकी वो है अपना इंपोर्ट जो है उसके ऊपर 25 बिलियन का डेफिसिट है जो अमेरिका को हुआ है इस वक्त। तो वो शायद साइन ना हो जो जिस तरह इंडिकेशंस आ रही हैं। लेकिन बाहर कुछ ना कुछ तो डिफेंस डील्स तो वो पहले ही कह चुके हैं कि जी हम ये इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन देखिए वहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसर्न ये भी है कि एक तरफ वो अमेरिका से डील साइन कर रहे हैं, दूसरा वो रशिया से भी एक उनका वो S-400 की डील चल रही है। तो वो और जो जिस तरह वो अपना इंडिया को अपनी लैब पे लेना चाहते हैं, बुनियादी तौर पे तो उसका मकसद है चाइना के खिलाफ एक काउंटर वेट, एक काउंटर पावर को क्रिएट करना। तो इन तमाम चीज़ों को करने के बावजूद इतनी बड़ी जो क़यादत है, अमेरिका इतना बड़ा जो मुल्क अपने आप को कहता है, जिसने $2 ट्रिलियन जो है वो अफगान वॉर में खर्च कर दिए हैं, तो फिर भी उसको कामयाबी नहीं हुई। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, वो मामला वो रह जाएगा मामला, क्योंकि अब जवाब देना जरूरी था कि उस पर। जी जाफर इकबाल साहब सर।
मैं बात ये कर रहा था जी, हमारी पॉलिसियों पे एतराज़ भले आप करें, आपका वो इंडियन हुकूमत टेलीफोन उठाने को तैयार नहीं, इतना आपकी पॉलिसी को मजबूत समझते हैं। अभिनंदन को आप दूसरे दिन वापस तो एटमी धमाकों का जवाब दे के अपनी पाकिस्तान से मोहब्बत का पूरा सबूत दिया था, और आज भी हम इंशाल्लाह उस मोहब्बत के ऊपर कायम हैं। और इनसे कोई पूछे कि इनकी पॉलिसी क्या है, इनको कोई समझ नहीं, कोई पता नहीं। बड़ा कह दिया कि जी हम लड़ के कश्मीर नहीं ले सकते, ये इनके जनाबे वज़ीर आज़म के अल्फाज हैं। तो अगर आप लड़ नहीं सकते तो ये सारा गोला बारूद, ये पूरी कौम का ये खर्चा, ये सारे बजट ये आप कश्मीर के लिए नहीं लड़ सकते। ये बात मियां नवाज शरीफ को समझ क्यों नहीं आई? हमने एटमी धमाके क्या मैं हमला कर दूं भारत पर? इमरान खान साहब ने तो पूछा भी था, और वहीं पे असेंबली हॉल के अंदर भी तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मैं ये नहीं कहता। जंगें जो हैं वो हल यकीनी तौर पर नहीं है, लेकिन सफारती जो एक महाज पर लड़ा जाता है वो हल हो सकता है किसी भी मामले का। हमारे पास वक्त भी खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया चौधरी जाफर इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा, PTI के रहनुमा, तर्जुमान पंजाब हुकूमत शौकत बसरा साहब, आपका शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए प्रोग्राम से। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।